प्रशासन और निगम द्वारा मालवा मिल फीडर रोड से हटाए गए सब्जी व्यापारी एक बार फिर प्रशासन और निगम का विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए। इसके चलते शनिवार को व्यापारी फिर सड़क पर दुकान लगाकर बैठ गए, तो दूसरी ओर रेडीमेड व्यापारियों ने निगम के विरोध में अपनी दुकानें बंद कर लीं। मालवा मिल फीडर रोड से पिछले दिनों प्रशासन और निगम द्वारा फल व सब्जी व्यापारियों को बलपूर्वक हटा दिया गया था। उन्हें व्यवस्थापन के तहत परदेशीपुरा थाने के सामने बैठाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन शनिवार को जब सब्जी व्यापारी वहां पहुंचे तो थाना प्रभारी ने उन्हें दुकानें नहीं लगाने की बात कहते हुए वापस लौटा दिया। इसके चलते सब्जी व्यवसायी फीडर रोड पर फिर आ गए। इस मामले में सब्जी मंडी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष ठाकुर ने बताया कि निगम ने सब्जी व्यापारियों को सड़क से हटा दिया था और जब बताए गए स्थान पर व्यवसायी दुकान लगाने पहुंचे तो उन्हें वहां भी बैठने नहीं दिया जा रहा है। ये दुकान हटने के गम में 15 दिन से दुकान नहीं लगाई है, बहुत परेशान है गरीब लोग, कोई सुनने आ नहीं रहा है। थाने के सामने भी लगाया तो वहाँ पे आईजी एसपी साहब का आदेश है, टीआई साहब ने बोल दिया कि हम दुकान सामने लगाने नहीं देंगे, थाने के सामने मंडी लगती नहीं है। तो हमने निर्णय लिया कि हम तो यही दुकान लगाएंगे, मरेंगे लड़ेंगे, अब यही रहेंगे। हम सब गरीबों ने कसम खा ली है कि हम दुकान यही लगाएंगे। हमारे नगर निगम रोज भर के ले जाएंगे, हम रोज सौदा लाएंगे, रोज बेचेंगे यहाँ पे। वहीं सब्जी व्यापारियों के वापस सड़क पर बैठने को लेकर रेडीमेड व्यापारियों ने निगम के विरोध में दुकानें बंद कर दी। इस तकरार के बाद दोनों व्यापारी संघों ने आपस में चर्चा करना ही बेहतर समझा और हल निकालने की कोशिश की। वो आई की पेन की पट्टी तो पार हो जाएगी कभी भी, वो आई दिन का विवाद रहेगा। वो एंगल बना उसका स्टैंड का। वो बीच वाले बता रहे भाई साहब, ये पीछे वालों के लिए बता रहे हैं। ये पीछे वालों के लिए, पीछे वालों के लिए पीछे का भी स्टैंड बनवाएंगे अपन, उसको बढ़ा देंगे अपन, एक समझाएंगे। बैठक के बाद रेडीमेड व्यापारी संघ के मनीष पहवा ने बताया कि निगम जब तक सब्जी व्यवसायियों को वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं कराता तब तक सब्जी व फ्रूट व्यवसायियों ने स्कीम नंबर 91 के अंदर बैठने की बात कही है। हमारी समस्या थी मेन कि हमें पार्किंग की दिक्कत पड़ रही है। कस्टमर आता है, आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, बड़ी बड़ी दुकानें लगती हैं, सब लोग लगते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य था कि भाई आपस में बैठ के अगर पहले कोई सोल्यूशन निकलता है तब तो ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो फिर हम अगली कार्रवाई सोची जाए। तो इन लोगों के हिसाब से उन लोगों के पदाधिकारी और हम लोगों के पदाधिकारी बैठकर ये बातचीत हुई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक ओर जहां सब्जी व्यवसायी वैकल्पिक स्थान नहीं मिलने से सड़क पर बैठने की जिद पर अड़े रहे, वहीं इस दौरान पुलिस जवान सड़क पर दुकान नहीं लगाने देने की बात करते रहे। बसंत उत्सव समिति और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने धार में हुए प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया और आईजी पर गंभीर आरोप लगाते हुए हिंदुत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने की बात कही। मां सरस्वती भोजशाला मुक्ति समिति के अध्यक्ष अशोक जैन, हिंदू जागरण मंच धार जिले के संयोजक गोपाल शर्मा और मालवा प्रांत के समन्वय प्रेम सिंह सोलंकी ने बसंत पंचमी उत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष की परंपरा अनुसार की गई व्यवस्था में प्रशासन द्वारा व्यवधान डालने और पुलिस द्वारा हिंदू जागरण मंच के सदस्यों और श्रद्धालुओं के साथ किया गया अभद्र व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाते हुए पत्रकारों को बताया कि भोजशाला के अंदर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को पीटा गया और खून से लथपथ लोगों को बाहर फेंका गया। उनका कहना था कि एक तरफ पुलिस पिटाई कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, बसंत महोत्सव के अतिथि और संत संतोष गिरी जी महाराज को भी पीटा गया। प्रशासन की कुटिल मंशा को देखते हुए भोज उत्सव समिति के द्वारा आगामी सभी कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले का हिंदू समाज आक्रोशित और दुखी है और हिंदू समाज के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया है। 6:30 बजे अंदर गए कि हमारा ट्रेन सीटों लगते अंदर जाके, तो जब अंदर जाके देखे तो 1000 तो जवान और 500 सिविल ड्रेस में वो पूरा इधर से नोटंकी कर रहे हैं, सारी पूजा यही करेंगे। और उसको लेके विरोध में स्वरूप ने बाहर आया और क्या कि जिस ढंग से माँ हमारी लंदन में कैद है, उसी प्रकार से आज माँ का घर यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रशासन के कब्जे में हो गया, तो इसलिए वह पूजा अर्चना नहीं करेंगे, बहिष्कार करते। उसके बाद 7:30 बजे हमने जो एडीएम वहां बैठा था, मतलब बड़े बड़े अधिकारी होना चाहिए, एडीएम चौहान साहब बैठे, मैंने उनको बोला कि साहब अपने अधिकारी बोल दो कि भोज उत्सव समिति, हिंदू जागरण मंच और हिंदू समाज ने आज ऐसी स्थिति में पूजा अर्चना नहीं करेगी, और हम बाहर आकर बहिष्कार कर दिया। उसके बाद फिर कलेक्टर आया, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से हमारे पास आया कि भैया आप किसी व्यवस्था चाहते हैं, आप और गोपाल जी अंदर चलो। हम और गोपाल जी अंदर गए
और उसी में अंदर गया, जिसे वहां से कलेक्टर ने कहा कैसी व्यवस्था करना, और देखे तो वहां से कलेक्टर सीपी सिंह गायब हो गए। और मेरे को भी 5-25 पुलिस वालों ने घेर लिया, गोपाल जी घेर लिया, तो मैं तो जैसे तैसे बाहर आ गया और गोपाल जी अंदर ही पड़ा। मतलब सुबह 8 बजे गोपाल जी को बुरी तरह से मारा, जबकि किसी को बात नहीं थी, हम तो विरोध कर रहा था कि नहीं, पर उन्होंने गोपाल जी मारा। बाहर आके बताया केसी से, पर हमने सोचा कि अभी अपना बड़ा काम है, माँ सोची पूजन करना, जैसे जैसे अपना जो चल समारोह उसको लेके आना। मैं आया बाहर, बोला मीडिया को, हमने बहिष्कार कर दिया। लालबाग से जो चल समारोह मास्क का तेल चित्र लेके आएंगे, जुलूस लेके आएंगे, उसके बाद ही प्रशासन से बात करेंगे और फिर पूजा अर्चना करेंगे। मैं लेके निकल गया। जब हमारा वहां से चल समारोह आया, मैंने कलेक्टर को स्पष्ट बोल दिया कि अगर गोपाल जी को तुम हमको ले गए, गोपाल जी को मेरे को ले गए, तो मैं तो बाहर आ गया। अगर गोपाल जी 10 मिनट में नहीं आएगा, दार्जिलिंग जिले क्या स्थिति होगी। उस दबाव में आकर फिर गोपाल जी को उन्होंने छोड़ा और इनको बुरी तरह से मारा, मतलब लाठ घूसों से। मतलब वहां जो फोर्स लगा था वो भी एक तरह से गोपाल जी के दोनों मोबाइल भी फोड़ दिए। और हमारे 10 आदमी सूची ली कलेक्टर ने कि अपने आपस में संवाद बना रहे, इसलिए आप 10 आदमी के नाम दे दो जिनके मोबाइल अंदर डाल देते। और मोबाइल हम गए लेके, मैं तो बाहर रख गया था, और गोपाल जी का मोबाइल था, मोबाइल भी छीन लिया। और 2 घंटे तक इनको एक ऐसी जगह बिठा दिया कि जिससे किसी का संपर्क नहीं हो। पर वहां कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनसे अपने को मालूम पड़ेगा गोपाल जी फलानी गाड़ी में बैठे, और जब दबाव बनाया तो उनको बाहर करा। वो आप देखो, उस जो हम कैसेट भी लाया, वीडियो कैसेट भी है बनी, उसमें आरती के अंदर एक का भी संगठन व्यक्ति का चेहरा नहीं बताया जा रहा। पीछे देखो सारे पुलिस वाले। हवन कुंड में देखना, जो हवन कुंड का फोटो बनाया उसमें हवन कुंड भी उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करी है। पटिया लगना चाहिए, कपड़ा लगना चाहिए, कहीं नहीं उस हवन कुंड में। मतलब कल भी हिंदू समाज को पूरा धोखे में रखा, और उनके साथ मतलब जो नहीं हुआ वो हमारे इस सरकार में, इस शासन में किया गया, जिसका बहुत इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो संगठन के बाद उसके बाद लाठीचार्ज किया। मैं अंदर गया, तेल चित्र रखा और लोग बाहर करने लगे, अगरबत्ती लगे, अगरबत्ती नहीं जलान दी, बुझा दी इनने खुद अनुराधा शंकर ने आके। और उसके साथ जो लोग थे, अनुराधा शंकर ने पहले मेरे को बेल्ट मारा, और मेरे को बेल्ट मारने के बाद मेरे शरीर पे जो लट पड़े, मतलब ये सिर्फ फोटो ऊपर का नीचा, ऊपर से नीचे इतने लट पड़े कि मेरी जिंदगी में लट टूट गए। मतलब अनुराधा शंकर उसके बाद प्रेस वार्ता लेती है, मीडिया को बोलती है कि मैंने कोई लाठीचार्ज नहीं किया, उसने खुद खड़े रह के हमारा पिटवाया। और एक समुदाय के लोगों को लाके वहां पे, मतलब जो अंदर भोजशाला के अंदर थे, जिस प्रकार से अपमानित किया उन्होंने, और झूसे से मारा। 2-3 कार्यकर्ताओं को बंदूक की नोक से मारा, जिनके सिर फटे। इसके सिर फटे पंडित जी, जो आपने सुना होगा दिग्ठान की वैष्णो देवी, वहां के जो देवी माता मंदिर का पुजारी हूँ, पुजारी है, दिग्ठान से पंडित जी तो बताई गई है। पेपर में जो फोटो लगा है वो पेड़ी के ऊपर रखा हो, जबकि जहां मूल स्थान है माँ का रखने का, वो उनको जानकारी नहीं थी कि फोटो को रखा जाता है। वो कहीं तो फोटो लाके ना पेड़ी के ऊपर रखे और सब जूते देके खड़े हैं। भक्तजनों के जूते 1 किलोमीटर बाहर स्टॉल लगाया था प्रशासन ने खुद ने कि आप जूते चप्पल क्यों उतारिए, और गर्भ में सब जूते समाज खड़ा था। हिंदू समाज को अपमान करने का सारा षड्यंत्र रचा था वहां पर उन्होंने पिछले 3 दिन से उनके स्टेटमेंट थे, आपने सुना होगा कपिसर साहब के, आईजी साहब के, कि 500 का जत्था समाज को अंदर पहुंचाया जाएगा। और वैसी उन्होंने व्यवस्था की थी, वैसा ही दर्शन चल रहा था। 500 बैरिकेडिंग में, 500 अंदर खाली होता था, 500 जाते थे। फिर वहां 3 से 4 हजार पुलिस लगाने की क्या आवश्यकता थी, लाठीचार्ज करने की क्या आवश्यकता थी। अगर वो चाहते 5000 पुलिस वाले तो हिंदू समाज को उठा के बाहर ले जा सकते थे। वो लाठियां भी कहां मारी, देखिए आप सिर के ऊपर। लाठीचार्ज का नियम है कि उसके पहले उनको घोषणा करनी पड़ती है कि लाठीचार्ज आखिरी हथियार है प्रशासन का समाज को भगाने का। और जिन लोगों की सूची उनसे हमसे मांगी गई, उन्हीं को टारगेट करके उन्होंने वहां पर अपमानित किया। हम दोनों जो प्रशासन के वहां आयोजक है, तो सुबह आज अकारण मुझे घेर कर कई 20 पुलिस वालों ने मारा मुझे। भोजशाला से शुक्रवार देर रात इंदौर लौटे शंकराचार्य नरेंद्रानंद शिवराज सरकार पर जमकर बरसे। भोजशाला में नमाज और हिंदू समुदाय के लोगों पर लाठीचार्ज के मामले को लेकर शंकराचार्य ने तीखी टिप्पणियां की। शंकराचार्य ने कांग्रेस को नागनाथ तो भाजपा को सांपनाथ की संज्ञा दी। आचार्य ने पूरे मामले को प्रयाग में संतों के बीच रखने की बात कही। इलाहाबाद कुंभ से शाही स्नान छोड़कर भोजशाला में पूजा के लिए आए शंकराचार्य नरेंद्रानंद ने शुक्रवार रात भोजशाला से लौटने के बाद मीडिया से चर्चा की। शंकराचार्य नरेंद्रानंद स्वामी को प्रशासन ने शुक्रवार शाम तक धार पहुंचने नहीं दिया था। अफसर उन्हें सुबह इंदौर से धार के लिए लेकर निकले थे, लेकिन दिन भर घुमाते रहे और शाम को उन्हें भोजशाला लेकर पहुंचे। भोजशाला में पूजा करने के बाद वे देर रात इंदौर आए। यहां उन्होंने भोजशाला बचाओ समिति से जुड़े संदीप अग्रवाल के घर रात्रि विश्राम किया। रात को मीडिया से बात करते हुए नरेंद्रानंद ने भोजशाला में नमाज और लाठीचार्ज पर तीखी टिप्पणियां की। आचार्य ने कहा कि जिस तरह से अफसरों ने काम किया उसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा।
आचार्य ने अफसरों पर मुकदमा दर्ज करने की बात कहते हुए उन्हें नौकरी से निकालने की बात कही। सनातन हिंदू धर्मावलंबियों का बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है, जो एक अक्षम अपराध की श्रेणी में आता है और ये पाप का परिणाम सरकार को भोगना पड़ेगा। बेकसूर लोगों पर लाठीचार्ज किया गया है, जिसमें हत्या किया है। 3 प्रशासनिक अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा करना चाहिए और इनको प्रशासनिक सेवा से वंचित कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। शासन का रवैया कहीं से भी उचित नहीं कहा जाएगा। शंकराचार्य नरेंद्रानंद ने कहा कि जिस तरह का प्रदेश सरकार का रवैया रहा है, उससे ऐसा लगता है मानो वर्ग विशेष के लोग भाजपा के दामाद हों। आचार्य ने पूरे घटनाक्रम के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दोषी बताया। संविधान ये नहीं कहता कि मंदिर में नमाज कराई जाए, और मंदिर में जहां भगवती सरस्वती का यही चीफ मिनिस्टर है जो कभी पार्लियामेंट में कहा था कि एक अंधा भी भोजशाला को देखने के बाद ये कह सकता है कि ये मंदिर था, और आज भी वो मंदिर के रूप में ही है। लेकिन जो कार्रवाई शासन के द्वारा जनता के साथ की गई, ऐसे बर्बरतापूर्ण, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है और किसी का सर फूट गया है। 1-2 लोग तो बेहोशी की हालत में थे। रास्ते में 15 किलोमीटर दूर से ही लोग मिलने लगे और दिखाने लगे कोई हाथ कोई पैर कि महाराज फ्रैक्चर हो गया, बहुत पिटाई हुई। शंकराचार्य एडिशनल एसपी रामजी श्रीवास्तव से खासे नाराज दिखे। दरअसल श्रीवास्तव ने धार जाते समय शंकराचार्य के वाहन को रोकने की कोशिश में उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। शंकराचार्य ने कहा कि देवता और असुरों के युद्ध में कभी देवता तो कभी असुर की जीत होती है। नमाज के मुद्दे को लेकर इससे जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि इस बार जीत असुरों की हुई है। 3 दिन 3 पक्ष 3 वर्ष के अंदर परिणाम जो जैसा कर्म करता है उसको मिलता है। हम लोगों को शासन की दोहरी नीति कहता रहा कि आपको धार ले चलेंगे, लेकिन धार के नाम पर इधर उधर जो यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी जिसने हमारी गाड़ी को टक्कर मारा, गाड़ी पलटने से बची, और एक तरह से जो ये अधिकारियों का कृत्य था जिसमें एक श्रीवास्तव था, हाँ, मोबाइल छीना, कहीं बात नहीं करने दे रहा था, तो इनके विनाश पतन का रास्ता है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। शंकराचार्य ने जब भाजपा सरकार के राज में हिंदू समुदाय पर लाठीचार्ज और भोजशाला में नमाज के बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों को एक समान बताते हुए कहा कि कांग्रेस तो नागनाथ है तो भाजपा सांपनाथ। भाजपा पर कांग्रेस से ज्यादा तुष्टीकरण की नीति अपनाने की बात कही। देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं, एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। कांग्रेस से ज्यादा तुष्टीकरण भाजपा कर रही है और उसी का परिणाम था लाठीचार्ज। भोजशाला हिंदुओं की थी, है और भविष्य में रहेगी। जहां तक लड़ाई का प्रश्न है, ये देवासुर संग्राम है, और कभी देवता जीतते हैं कभी असुर जीतते हैं। तो आज पूरी सत्ता उनके साथ है, तो सत्ता से बड़ा माफिया, उग्रवादी, अतिवादी कोई नहीं होता है। शंकराचार्य ने नेताओं पर बरगलाने का आरोप लगाते हुए आगामी चुनाव में इस घटना का परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। वहीं भोजशाला मुद्दे के हल के सवाल पर ईद के समय भाईचारे के संदेश के लिए मस्जिदों में पूजा की इजाजत मिलने का सवाल उठाया। कहीं भी, और पुलिस को तो ये रहता है कि बिना आदेश के डंडा तक नहीं उठाते हैं। हाँ, आंसू गए छोड़ने, आतंकवादी को भी गोली मारने का इनको आदेश लेना पड़ता है। लेकिन आज जिस तरह की कार्रवाई किया है, ये माफ करने योग्य नहीं।
नरेंद्रानंद ने इसके अलावा सनातन धर्म के अनुयायियों पर लाठीचार्ज के मामले को नियम विरुद्ध काम बताते हुए सरकार से घायलों के इलाज की व्यवस्था की बात भी कही। कुल मिलाकर शंकराचार्य नरेंद्रानंद भाजपा सरकार से काफी नाराज दिखे और कहीं भी शिवराज सरकार को घेरने से नहीं चूके। आज शंकराचार्य नरेंद्रानंद वापस कुंभ में शामिल होने के लिए इलाहाबाद जाएंगे, जहां वे पूरे मामले को संतों के सामने रखेंगे। अब देखना होगा कि पूरे मामले पर संत समाज क्या निर्णय लेता है। इस पर हम लोग अभी कल या तो परसों प्रयाग में संतों के साथ विचार करके और संत समाज का जो सामूहिक निर्णय होगा उसको अमल करने का कार्य होगा। और दुनिया में अगर यही स्थिति रही तो क्या जब ईद होती है तो वहां हिंदुओं को भी पूजा करने देंगे? अगर यही शासन का रवैया रहा तो करें, तब ना भाईचारा होगा। आप अगर मंदिर में नमाज अदा करते हैं जिद करके, तो हमको भी मस्जिद में पूजा करने दो, हम भी अपने देवता की पूजा करें, तब ना होगा। बाणगंगा के बानेश्वर कुएं में एक व्यक्ति ने कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आत्महत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाणगंगा के बानेश्वर कुएं में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम गुड्डू है। वह महेश यादव नगर का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक गुड्डू बानेश्वर कुएं पहुंचा और उसने छलांग लगा दी, लेकिन जब तक प्रत्यक्षदर्शी कुछ समझ पाते और उसे बाहर निकालते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं के लोगों ने उसे बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आत्महत्या का मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। उसके द्वारा आत्महत्या करने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। तकरीबन 10:30 से 11 बजे के बीच में एक व्यक्ति ने अपना छलांग लगा दी थी। ऐसे की जो साक्षी है उनका कहना है, और उसको निकाल लिया गया था, लेकिन तब तक वो डूब चुका था। और उसकी जब जेब में से एक कार्ड मिला है, जिसमें कार्ड में उसकी जो पहचान हुई है मृतक की, वो गुड्डू पुत्र गोपाल सिंह चौहान, उम्र 25 वर्ष, निवासी महेश यादव नगर, थाना बाणगंगा। अब चूंकि उसके द्वारा प्रथम दृष्टया चलती साक्षियों के आधार पर ये सुसाइडल केस प्रतीत हो रहा है। अब इसमें हम इंक्वायरी कर रहे हैं। इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है थाना बाणगंगा में, और इसमें हम क्या कारण था, किस तरह से इसके द्वारा ये घटना घटित की गई है, इसमें हम इंक्वायरी कर रहे हैं। वंशी ट्रेड सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले व्यक्ति की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कारणों का खुलासा हो सकेगा। अपने ड्यूटी पर पहुंचते ही एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का नाम यशवंत यादव है। वह वंशी ट्रेड सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। शनिवार दोपहर वह अपनी ड्यूटी पर पहुंचकर सीढ़ियों पर बैठा और बेहोश हो गया। बेहोश होते ही साथी उसे लेकर एमवाय अस्पताल पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसकी मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। राजनेता कैसे करते हैं प्रशासन की कार्रवाई में हस्तक्षेप, इसका जीवंत उदाहरण देखने को मिला खजराना थाने में, जहां सांवेर विधायक खुद पहुंच गए एक आरोपी को छुड़ाने। विधायक ने थाना प्रभारी से खूब मिन्नतें की, लेकिन उनकी एक ना चली। आखिरकार विधायक को उल्टे पैर ही लौटना पड़ा। कुर्सी पर बैठे ये महाशय सांवेर के कांग्रेसी विधायक तुलसी सिलावट हैं, और इस वक्त ये बैठे हैं खजराना थाने में, और ये यहां पहुंचे हैं एक आरोपी को छुड़ाने, जिस पर आरोप है घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का। और आरोपी और कोई नहीं, खजराना क्षेत्र का कांग्रेस का ही एक छुटभैया नेता राजेश पांडे है। पांडे के खिलाफ मार्च 2012 में एक महिला ने 3 बदमाशों को भेजकर घर में तोड़फोड़ करने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उसके खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया था। तब से ही पांडे फरार था, और शनिवार सुबह जब पुलिस कर्मियों की नजर उस पर पड़ी, वे उसे गिरफ्तार कर थाने ले आए, जो बात विधायक को खल गई और वो खुद उसे छुड़वाने थाने पहुंच गए। ये बता रहे थे कि राजेश पांडे से उसका विवाद कोई प्लाट वगैरह को लेकर था, तो लड़के जो है तो राजेश पांडे ने भेज के नहीं भेजा है, और उनके बीच में बताना तो इसलिए उनके घर में तोड़फोड़ किया था, मारपीट किए थे। विवेचना में पाया गया था कि राजेश पांडे ने 3 लड़कों को वहाँ भेजा था, जिनकी पहले गिरफ्तारी रवि, मनोज और गोलू की हो गई थी। वो न्यायालय से जमानत पे हैं। राजेश पांडे को इस मामले में जरूरत थी, जो आज यहाँ मिल गए थे, जिनकी गिरफ्तारी करके उनको न्यायालय पेश कर दिया गया। जब थाने में आने के बारे में विधायक सिलावट से जानना चाहा तो कैमरा देखकर ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर भी जैसे तैसे बात संभालते हुए उन्होंने बताया कि वे पांडे की जमानत करवाने आए थे, यानी
किसी महिला के घर में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को विधायक कोर्ट भी नहीं जाने देना चाहते, लेकिन देर तक थाना प्रभारी पर दबाव बनाने के बावजूद जब विधायक की नहीं चली तो उन्हें उल्टे पैर ही लौटना पड़ा। पांडे को लाए थे, राजेश पांडे का पुराना कोई केस हमको ये था नहीं, और साहब ने बोला FIR में पुराना इनको भी ना उसको पता ना हमको पता। हम IG से पास मिलने, IG मिली नहीं थी उस दिन जांच के लिए, किसी के तो भी केस है, तब आगे तो जमानत करो, ये मुद्दा इसलिए आए थे। कितने साल पुराना था, आपको क्या बताया था, राजेश पांडे ने क्या बताया था? नहीं, हमको तो ये पता था कि मतलब प्रकरण है ही नहीं। नहीं, राजेश पांडे से बात ही नहीं आज तो। अच्छा, अभी तो हम खुद आए, पता पड़ा तो मैं खुद आया। तो इसलिए आगे पुलिस ने जबरन कार्रवाई की कांग्रेसियों पे, राजनीतिक व्यवस्था से, इसीलिए आया होगा जी, इसीलिए आया। विधायक के इस कदम ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्यों आम जनता को परेशान करने वाले गुंडों को नेताओं का समर्थन रहता है, क्यों नेता उन बदमाशों को जेल नहीं पहुंचाना चाहते जो आम जनता को परेशान कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे की रात हीरानगर थाना क्षेत्र के मांगीलाल चौराहे पर हुई युवक की हत्या के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गुरुवार की रात को लिफ्ट को लेकर हुए विवाद के बाद बदमाश ने युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। चाकूबाजी में मृतक का नाम प्रेम सिंह है। वह मूलतः सागर का निवासी था। गुरुवार रात को अपना काम खत्म कर घर जाने के लिए खड़ा था, तभी भागीरथपुरा निवासी बदमाश रवि उर्फ कालू ने उससे लिफ्ट मांगी। लिफ्ट देने में प्रेम सिंह ने मना किया तो दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि बदमाश रवि ने प्रेम सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू उसके पेट में लगा। उसके साथ ही उसे लेकर MY अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में बड़ी सतर्कता से जांच करते हुए 12 लोगों से पूछताछ की, तब कहीं संपूर्ण जानकारी आरोपी की मिल पाई। शुक्रवार शाम पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। तो इससे एक इंटरवली और लगभग 10 से 12 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इनमें से एक व्यक्ति पर सुई अटकी, सक्की सुई अटकी, जिसमें कि नाम जो आया रवि पुत्र कन्हैयालाल भोई, उम्र 22 वर्ष, निवासी 18 परदेसीपुरा, इससे भागीरथपुरा। उससे जब पूछताछ की गई तो फिर उसके द्वारा घटना घटित करना स्वीकार कर लिया गया। इसके द्वारा बताया गया कि रात्रि में तकरीबन 11 बजे वो कहीं से लौट रहा था और उसके बाद उसने इनसे लिफ्ट मांगी, जिन्होंने नहीं दी तो उसने मुझे गाली दे दी। गाली देने की बात पर मेरे द्वारा उसमें एक चाकू मार दिया। फिर मैंने ये नहीं देखा वो मरा या नहीं, और फिर मैं उसके बाद भाग गया और चाकू मैंने अपना घर छुपा के रख दिया है। तो धारा 27 मेमोरेंडम के तहत तो वो चाकू भी, खटकेदार चाकू भी उससे जब्त कर लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर प्रदेश के अध्यापकों ने आज से विधायकों और सांसदों के घरों पर प्रदर्शन और ज्ञापन का सिलसिला प्रारंभ किया। पहले दिन अध्यापक मंत्री महेंद्र हार्डिया के घर पहुंचे। समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर अध्यापक आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन की कड़ी में अध्यापकों ने आज से विधायक सांसदों के घर धरना देकर उन्हें विधानसभा में अपनी मांग उठाने पर सहमत करने का अभियान प्रारंभ किया। आज सुबह अध्यापक मंत्री महेंद्र हार्डिया के घर पहुंचे। श्री हार्डिया ने भरोसा दिलाया कि उनकी मांग मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। शिक्षक लोग हैं, आदिवासी क्षेत्र में शिक्षण का कार्य करते हैं, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। ये उचित स्थान पर माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री तक प्रेषित कर दूंगा। और मैं समझता हूँ कि अभी तक कर्मचारी और शिक्षकों के हित में जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है उतना आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना काम नहीं किया। निश्चित रूप से इनकी समस्याओं को निराकरण के लिए हम सब प्रयत्न करेंगे। विधानसभा में जैसा मांग की है अध्यापक कांग्रेस विधायकों के घर भी पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। पैसे के लेन देन के विवाद में शुक्रवार रात एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घायल को गंभीर हालत में उपचार के लिए MY अस्पताल लाया गया। घटना MIG थाना क्षेत्र के सोमनाथ की जूनी चाल की है। यहां शुक्रवार रात महाबर नगर निवासी संजू पप्पू नामक युवक से उधारी के रुपए लेने गया था। तभी संजू और पप्पू के बीच रुपयों को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद पप्पू ने गोगा और रंजित के साथ मिलकर संजू पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल संजू को इलाज के लिए MY अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले में MIG पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पेट्रोल और डीजल के दामों में शुक्रवार देर रात से पेट्रोल कंपनियों ने एक बार फिर बढ़ोतरी की है। इस बार पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 1.5 रुपए और डीजल में 45 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। आज से शहरवासियों को सादे पेट्रोल के लिए 73.44 रुपए प्रति लीटर और डीजल के लिए 53.17 रुपए देने होंगे। जब से सरकार ने तेल कंपनियों से नियंत्रण हटाया है,
तभी से पेट्रोल और डीजल के दामों में आए दिन बढ़ोतरी होने लगी है। शुक्रवार रात से एक बार फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में जहां 1.5 रुपए की बढ़ोतरी की, वहीं डीजल के दाम 45 पैसे बढ़ाए हैं। अब शहर में सादे पेट्रोल के लिए 73.44 रुपए प्रति लीटर और डीजल के लिए 53.17 रुपए चुकाने होंगे। लोगों ने इस बढ़ोतरी को उचित नहीं बताया और सरकार को जमकर कोसा। मेरा मानना ये, इस तरीके से अगर पेट्रोल के भाव बढ़ते रहे तो लोगों को जो है ना गाड़ी घोड़े अपने घर पे टिकाने पड़ेंगे, क्योंकि एक मतलब जो है ना भाव बढ़ने का भी एक लिमिट हो गई। अब इससे ऊपर कहाँ तक जब बढ़ाएंगे, मतलब यही हाल रहेगा तो आगे जाके तो 100 रुपए से भी ऊपर हो जाएगा पेट्रोल। समय समय पर पेट्रोल की वृद्धि हो रही है, इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले पेट्रोल बढ़ा था। पेट्रोल बढ़ाना कोई इश्यू नहीं है, पर इसके बीच का जो गैप है इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए ताकि हमें अडाप्ट कर सके हम। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का असर जल्द ही खाने पीने की वस्तुओं पर भी दिखाई देगा। कुल मिलाकर हर बार की तरह इस बार भी बढ़ोतरी से आम लोगों की कमर टूटेगी। चोरों ने एक ब्रोकर के सूने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 4 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोर 20,000 रुपए नगद और 4 लाख के गहने चुरा ले गए। चोरी की सनसनीखेज वारदात भंवरकुआं थाना क्षेत्र के भगवान दीन नगर निवासी राजकुमार दलवानी के फ्लैट में हुई। ब्रोकर का काम करने वाले राजकुमार दलवानी शुक्रवार को खरगोन कोर्ट की तारीख पर गए थे। वापस घर आए तो घर साफ मिला। दलवानी के मुताबिक चोर करीब 4 लाख के जेवर और 20,000 रुपए नगद चुरा ले गए। सुबह 8:30 बजे इंदौर से खरगोन गए थे। मेरी वहाँ पे कोर्ट में तारीख थी खाद्य की, और वहाँ से हम लोग महेश्वर दर्शन करने गए थे। दर्शन करके और वहाँ से हम 7 बजे यहाँ लौटे। सुबह 8:30 बजे गए थे, वो 7 बजे यहाँ लौटे तो गुड़िया सबसे पहले ऊपर आई। हम धीरे धीरे आ रहे थे ऊपर, तो गुड़िया चिल्लाई कि पापा दरवाजा खुला हुआ है और अलमारियां खुली हुई हैं। तो हमने आके इधर देखा तो इधर तो कुछ भी सोना वगैरह जितना भी था करीबन 110 ग्राम लगभग होगा, और 900 ग्राम में 500 ग्राम करीबन सिक्के हैं, 550 ग्राम, और 400 ग्राम चांदी की पायजेब और चेनी वगैरह हैं, और नकदी 15 से 20,000 रुपए हैं। मामले में भंवरकुआं पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को आशंका है कि चोरी की इस वारदात में किसी परिचित व्यक्ति का हाथ हो सकता है। संयोगितागंज, चोइथराम और लक्ष्मी नगर मंडी में कार्यरत 2500 से ज्यादा हम्माल 13 फरवरी से मजदूरी दर बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे तीनों मंडियों में करोड़ों का कारोबार ठप हो गया। लगातार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए हम्मालों की मांग है कि मजदूरी दर 30% बढ़ाई जाए। इंदौर हम्माल फेडरेशन के अध्यक्ष राजू प्रजापति ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मंडी समिति और व्यापारी एसोसिएशन के साथ हम्माल यूनियन हर 2 साल में मजदूरी बढ़ाने का समझौता करता रहा है। इस बार भी मजदूरी बढ़ाने के लिए विगत 1.5 महीने से हम्माल फेडरेशन मांग कर रहा है। फेडरेशन की मांग है कि पिछले 2 सालों में हर जरूरी चीजों के दाम 50 से 100% तक बढ़ाए गए हैं। न्यूनतम मजदूरी और फुटकर मजदूरी भी 50% से 100% तक बढ़ गई। इसे देखते हुए फेडरेशन की वर्तमान दरों पर 30% वृद्धि की मांग न्यायोचित है, मगर व्यापारी संघ और मंडी प्रशासन इस न्यायोचित मांग को मानने को तैयार नहीं है। इसी मजबूरी के चलते हम्मालों को हड़ताल पर जाना पड़ा है। इन मांगों के पूरा होने तक हम्माल हड़ताल जारी रखेंगे। यदि मंडियों में कोई असंतोष और हिंसा होती है तो इसके लिए व्यापारी एवं मंडी प्रशासन जिम्मेदार होगा। 1.5 महीने से हम लोग 4-5 बार आवेदन दे चुके हैं, किसी ने भी हमारे से सुनवाई नहीं की, और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए हम्माली की दरों में वृद्धि होना चाहिए। आम हम्माल मजदूर परेशान है महंगाई से। क्या हल चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि हम्माली की दरों में 30 से 35% की वृद्धि हो, ताकि हम्मालों को कुछ राहत मिले। एग्रीमेंट जो होगा वो किस आधार पर आप चाहते हैं? नया एग्रीमेंट हम इस प्रकार का चाहते हैं, पुराने एग्रीमेंट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 3-4 बार मंडी बंद हुई, इन्होंने बेसिक आधार लगाया है। बेसिक आधार में हमें 10% बढ़ाते हैं ऐसा लगता तो है, लेकिन वो 8%, 6% ऐसी ही वृद्धि होती है। हम ये चाहते हैं वर्तमान में कि जितनी भी महंगाई बढ़े उतने प्रतिशत प्रति वर्ष हमारी हम्माली की दरें बढ़ जाए। इसका एक स्थायी निराकरण यही हो सकता है। आगे हमारी मांग यही है कि इसी प्रकार हम्माली बढ़ना चाहिए। प्रति वर्ष महंगाई जितनी बढ़ती है दैनिक आवश्यकताओं की वस्तु। एक युवती शादी कर अपने ही पति के घर पर हाथ साफ करते हुए लाखों का माल लेकर फरार हो गई, और बाद में युवती ने पति सहित 3 लोगों पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया। फिलहाल तीनों को जमानत मिल गई है।
युवती की शिकायत पर पुलिस ने रामकिशन जाट, गजेंद्र रवि को आरोपी बनाया था। कोर्ट ने तीनों को जमानत दे दी है। एडवोकेट उमा सोनी के मुताबिक युवती ने पूर्व में कल्पेश जैन से शादी की थी। बाद में उसी घर में हाथ साफ करते हुए 3 लाख रुपए व जेवर लेकर फरार हो गई थी। युवती ने उक्त तीनों लोगों पर बलात्कार का झूठा मामला दर्ज करवाया था। जो थे 3 लोग जो परिवार के सदस्य हैं, उनकी 3 की माननीय न्यायालय ने जमानत मंजूर कर दी है। तो हम बड़े हर्षित थे। हमारे क्लाइंट भी कुछ यानी न्याय पक्ष से उन्होंने न्याय मिला है उन्हें, और वो भी सेशन न्यायालय से मिला है। तो हम इंदौर भोपाल के बीच डबल डेकर मार्च में प्रारंभ होगी। वहीं रतलाम फतेहाबाद के बीच जून माह में ट्रेन चलेगी। रतलाम रेल मंडल के डीआरएम लोकेश नारायण ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। इंदौर में आयोजित पत्रकार वार्ता में रतलाम मंडल के डीआरएम लोकेश नारायण ने बताया कि भोपाल इंदौर के बीच प्रस्तावित डबल डेकर मार्च से चलेगी। उन्होंने कहा कि इंदौर में 2 नए प्लेटफॉर्म भी बनेंगे। श्री नारायण ने बताया कि इस वित्त वर्ष में रतलाम मंडल की आय 27% बढ़ी है। वहीं खर्च में 2 से 3% की वृद्धि हुई है। जो गेज कन्वर्शन का काम चल रहा है, इसमें 2 नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं और बाकी सारे प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो सब 24 कोच के हो जाएंगे। आज की डेट में इंदौर में सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट ये है कि ब्रॉड गेज के केवल 3 प्लेटफॉर्म, उसमें से 2 प्लेटफॉर्म 24 के हैं, 1 19 कोच के। तो होता ये है कि गाड़ी जब प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हो जाती है और जब तक प्लेटफॉर्म से रिलीज नहीं होती तो दूसरी गाड़ी बाहर वेट करती है। अब जबकि ये 2 नए प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, मीटर गेज का भी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो काफी ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी और जो गाड़ी बाहर खड़ी रहती है करीब सर रतलाम फतेहाबाद जो गेट कन्वर्शन जो काम चल रहा है, सर क्या स्थिति है, कब तक अपन शुरू करने की स्थिति में होंगे? 1.5 महीना लगभग बीत चुका है। 1 जनवरी से ब्लॉक किया गया है रतलाम फतेहाबाद सेक्शन और ये जून में पैसेंजर के लिए चालू जून में काम काफी अच्छे पेस पे चल रहा है और जून में जैसा कि प्लान था पैसेंजर के लिए कितने प्रतिशत काम हो चुका है? देखिए प्रतिशत के बारे में एस्केलेटर जी योजना है सर, एस्केलेटर की भी बैटरी एस्केलेटर्स के लिए योजना है और उसके प्लान्स फाइनल हो गए हैं सर इंदौर, और ये व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसके लिए CCTV लगाए गए हैं और CCTV की मॉनिटरिंग मंडल में ADRM, DRM, सीनियर DCM सब अपने कमरे में बैठ के कर रहे हैं। मैं खुद कई बार देखता हूँ इंदौर स्टेशन की अलग अलग प्लेटफॉर्म की साफ सफाई की क्या हालत है और कई बार मुझे लगता है कि कहीं कुछ